अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर, सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, क्योंकि शायकीन की क्रिकेट की नज़रें जो हैं इस कप पे लगी हुई हैं। क्रिकेट एशिया कप T20 जो है 2025 अपने फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां सुपर 4 मैचेस में हर जीत शिकस्त टीमों की किस्मत बदल सकती है। आज अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगी और पाकिस्तानी टीम दुबई से अबू धाबी जो है पहुंच चुकी है। भारत के खिलाफ मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद इस मैच को डू एंड डाई की हैसियत हासिल हो गई। पाकिस्तान के लिए फाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी बहुत लाजमी है। बसूरत दीगर ग्रीन शर्ट्स के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाएंगे। सुपर 4 मरहले में मौजूद तमाम 4 की दौड़ में मौजूद हैं और एक कामयाबी भी किसी टीम को फाइनल तक पहुंचा सकती है। पाकिस्तान का आज मैच श्रीलंका के बाद जो अगला आखिरी सुपर 4 मैच 25 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जो पहले ही एक मैच जीत चुका है। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने 171 रन स्कोर किए थे, लेकिन बॉलिंग शुबा हदफ का दफा ना कर सका और पाक भारतीय टीम ने 19वें ओवर में फतह हासिल कर ली। इस मैच में फखर जमान के मुतनाज़ा आउट पर भी शदीद रद्द अमल सामने आया है और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट बाज़ाब्ता तौर पर ICC से जो है एम्पायर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी जानिब खवातीन क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां हैं, वो सामने आ रही हैं। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान विमेन ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी में स्पिनर निशा सिंधु ने कलीदी किरदार अदा किया, जिन्होंने सिर्फ 26 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए। निशा सिंधु ने ना सिर्फ शानदार बॉलिंग की, जबकि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेटें मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी बॉलर भी बन गई हैं। उन्होंने ये कारनामा महज 75 मैचेस में सर अंजाम दिया। यूं एक तरफ जहां मर्दों की टीम के लिए एशिया कप में मुश्किलात बढ़ी हैं, वहीं खवातीन क्रिकेट टीम अपनी शानदार कारकर्दगी के साथ कौम का जो सर है वो फखर से बुलंद कर रही हैं। तो इस सूरत हाल पे हम बात करेंगे। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर पाकिस्तान अपनी फाइनल में जगह बनाता है तो उसको किस हिकमत अमली के ऊपर जाना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो नफ्सियात हैं इस वक्त वो क्या होंगी, क्योंकि बहुत मैच जो है वो स्ट्रगलिंग मैच होगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान, जिनको हम शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हिना। तैमूर, सिचुएशन यू हैव सीन, और आपको पता है कि भारत के खिलाफ मुसलसल 2 शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। इस वक्त पाकिस्तान टीम का जो मोराल है वो बहुत लो है। हाउ दे कैन ओवरकम इट? देखिए, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान टीम का मोराल जो है वो लो होगा। मेरे ख्याल में ये एक तरह से हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो फर्स्ट मैच हमने खेला राउंड में और जिस तरीके से इंडिया ने एक्ट किया, मुझे ऐसा लगा आखिरी मैच के अंदर पाकिस्तान प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख के, पाकिस्तानी प्लेयर्स का जज्बा देख के, इवन दो हम लोग वो मैच हारे, लेकिन जिस जज्बे से पाकिस्तान की टीम ने वो मैच खेला है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आई टू आई पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एज अ राइवल खेला रादर देन एज अ फैन, और ये बहुत अच्छी चीज लगी। आपने हमारे बैट्समैन का एटीट्यूड देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, इसी तरीके से बॉलिंग का देखा। बट आई थिंक ऑन स्किल लेवल इंडिया वर a better team, is a far better team than Pakistan, or not just India, even England, Australia, Pakistan. अगर आप top 5 teams देखें तो हम स्किल लेवल के ऊपर we don't even compete with them at any level. So वो डिफरेंस जो है वो साफ नजर आ रहा है। I think it's a reflection of जो हमारी क्रिकेट का जो सिस्टम है। देखिए, जिस तरीके का आपका बोर्ड होता है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो होती है वो उसी की रिफ्लेक्शन होती है। It just shows के how messy our Pakistan cricket board is right now in terms of cricketing structure in Pakistan, cricket organization in Pakistan, जिस तरीके से क्रिकेट का जो पाथवेज हैं, जिस तरीके से जो टैलेंट आता है, कोई एक चीज स्ट्रीमलाइन नहीं है। इट्स एन ओवरऑल सिस्टम व्हिच इज डिफेक्टेड और इन्फेक्टेड, आई शुड से, और जो रिजल्ट कर रहा है इस तरह की परफॉर्मेंस के अंदर। अच्छा तैमूर, आप बार बार सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी देखा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग ऑन द सिस्टम। आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम को रीवैम्प होने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चर होने की जरूरत है? इज इट लाइक दैट? आई थिंक रीवैम्प या रीस्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप देखें, पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड द ग्रेट्स ऑफ द गेम
और उस वक्त जो क्रिकेट का इवन आप फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को देख लें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, जितनी क्विकली पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते हैं, उसी तरीके से हर चेयरमैन आके अपना ही एक सिस्टम लेके आते हैं, वो पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज कर देते हैं। इसे ये हमने पास में भी देखा, इस करंट क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी देखा कि 5 मेंटोर्स को लेके आया गया, उनके साथ टीम बनाई गई, देन दैट सिस्टम वाज लिटरली जस्ट गॉन। उससे कोई हमने चीज नहीं हासिल की। हम एक चीज को लंबे अरसे के लिए चलने नहीं देते। सिटी बेस्ड क्रिकेट होती थी पाकिस्तान के अंदर बैक जिस अरसे में मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, सिटी बेस्ड क्रिकेट थी, क्रिकेट एसोसिएशंस होती थी, उसको उन्होंने खत्म किया, रीजनल बेस किया, डिस्ट्रिक्ट बनाई। मतलब दे हैव जस्ट कंप्लीटली मेस्ड अप द सिस्टम। इट्स अ सिंपल सिस्टम, देयर शुड बी सिंपल पाथवेज, और वो चीज हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। हम सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हमारे पास अकेडमीज नहीं है। जनरल तौकीर के टाइम के अंदर पाकिस्तान में रीजनल अकेडमीज बनी, एक सेंट्रल अकेडमी बनी लाहौर के अंदर, जिसे अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहा जाता है। ये सब सिस्टम हमने खुद खत्म किया, आई डोंट नो व्हाई, और वो ये उसी का रिजल्ट है। हमने खुद अपनी क्रिकेट को खत्म किया। आई डोंट नो हम किस चीज की बात करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस लेवल के ऊपर अपने स्किल लेवल को लेके जाना है। स्किल लेवल आप हमारे यहाँ सैडली प्लेयर्स का डेवलप होता है, वो पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं ऑन जस्ट शेयर टैलेंट दैट दीज गाइस पोजेस इन पाकिस्तान, और फिर वहां पे आके वो एक्सपीरियंस भी उन्होंने वहीं पे गेन करना है। जबकि इन अदर कंट्रीज प्लेयर्स एंड देन आउट ऑफ नोवेयर दे आर गॉन विद द बायगॉन डेज, आई नो दैट। और Exactly, in other countries, players जब international team के अंदर select होते हैं, they're ready to perform at international level. You know? I know. This is a huge difference. This is a huge difference. बिल्कुल, हम सब बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी। हमने कल भी बहुत we emphasis on the structure as well, and but आज का जो मैच है, how important it is, श्रीलंका के खिलाफ जो मैच पाकिस्तान टीम को किन शोबों में जो है वो ज्यादा जो है तवज्जो देनी चाहिए according to you, Taimur? Yeah, it's a do and die match for Sri Lanka. So Sri Lanka will come with all guns blazing, and Sri Lanka is an amazing all-round team against Bangladesh. जो उन्होंने एक जिस तरीके से I should say कि Bangladesh played better cricket on that day, और Sri Lanka it was a shock in terms of cricket. It was an upset because it was an upset. Yeah, it was an upset. Absolutely, it was an upset. So Bangladesh is in a better position. Sri Lanka, if they lose to Pakistan, Sri Lanka is out of Asia Cup. So Pakistan again is in a do or die situation. I think Pakistani players, मैं जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को जाते हुए देख रहा हूँ, और जो मैंने लास्ट मैच के अंदर जो फील किया, जो पाकिस्तान प्लेयर्स के जो मैंने स्पिरिट देखा है, आई शुड से जो एक यूनिटी देखी है टीम के अंदर, मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत हमारी गैरत जागी है। Pakistan will play good cricket today. Pakistan will beat Bangladesh, and Pakistan inshallah will qualify for the Asia Cup final, and that would be a time जब पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया को बताएगा जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके कैप्टन बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा इट्स नो मोर अ राइवलरी इन अ वेरी Taimur, we have seen you with the Pakistan cricket team earlier in the days back. तो उसमें as a psychiatrist, तो तब अगर जब टीम मैच हारती थी तो कैसे बूस्ट अप होता था, क्या उनकी काउंसलिंग होती थी, और अब की टीम अगर हम बात करें तो अब क्या उसमें डिफरेंसेस आ गए, because we are having a very amateur team right now. Okay, Hina, I'm a psychologist. Let me clear that. First of all, I was the Pakistan team, the first sports psychologist ever to work with the Pakistan team on a tour. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त साइकेट्रिस्ट पाकिस्तान टीम के साथ लगाया है. दैट इज अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द प्लेयर परफॉर्मेंस. आई एम अ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट. आई वर्क ऑन द परफॉर्मेंस साइड ऑफ द गेम. और it's just strange. और आप अगर 2019 का, even though we did not qualify, हम सिर्फ रन रेट से रह गए थे इन द वर्ल्ड कप. न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया था फॉर द सेमीफाइनल, बट पाकिस्तान प्लेड अमेजिंग क्रिकेट. एंड इवन अगर आप 2017 से 19 तक का पीरियड देखें तो Pakistan team was doing really well. It was an emergence of Babar Azam, Shaheen Shah,
हसन अली, आपके शादाब खान, so Pakistan did Fakhar Zaman. So team was a young team. Mickey Arthur was the coach. He brought me in with the Pakistan team. So it was all good. But again, ये वो चीजें होती हैं जो दुनिया भर की टीम के साथ अटैच होती हैं continuously, and it starts at the lower level. It starts at under 19 level, under 15 level. वहां से आप प्लेयर्स के माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं. आपने एक साइकेट्रिस्ट उठा के भेज दिया. I mean, this is just absolutely ridiculous. मतलब psychiatrist is either players are going through a depression, either anxiety, they have got some or a panic attack. Either they have got some serious medical mental issues, then you go to a psychiatrist. मतलब आपने एक तरीके से ये भेज के वो कह दिया. I don't know ये किसने किया ये. I seriously just fail to understand that who in cricket will make these decisions. अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है. That's a very good point you raised about कि psychiatrist की क्या जरूरत थी, and when there was a psychologist used to be, and why they changed this. You don't need a psychiatrist with sports team. If somebody needs a psychiatrist, again, ये चीज आप public नहीं करते. Players go through various mental issues in their personal lives or in their professional lives. Or this is something that is very personal. और आप बिल्कुल psychiatrist को देखते हैं if you're going through depression, if you go through some other mental illness. But psychologist, sports psychologist, especially, not even a clinical psychologist. You need a sports psychologist. Who can understand the players' psychology. Players can open up to him. हमारे मुल्क के अंदर इतनी insecurities हैं कि एक psychologist के साथ player को understanding develop करना, वो trust develop करने में भी time लगता है. By the time वो चीज होना शुरू होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको रिमूव करके and they want to just move on. I think they are trying again and again. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. हम भी यही देख रहे हैं चीजें. अच्छा तैमूर, let's talk about फखर ज़मान's performance and उनका जो controversial out था. तो क्या समझते हैं जो ICC से जो शिकायत उन्होंने की है, कोई पॉजिटिविटी आ जाएगी इसके बाद? I think he's the only player जिसको आपने recent past के अंदर who's been so consistent since 2017. He did had a lean pass in between, लेकिन हमने कभी भी फखर को ऐसा एक emotion show करते कभी नहीं देखा. We have never seen him just kind of getting into any kind of an argument with either the officials or opposition. He just go with his game. He know his strength. He stay within himself. And he's a brilliant team player. लेकिन फखर तक ने जब वहाँ पे emotions show किए हैं, it just shows that how badly Pakistan team wanted that win against India, and they were just taking on India, and it was just a ridiculous decision. I mean, everybody saw that on TV. I don't know, I see, कि आप सिर्फ अब इंडिया की टीम के साथ नहीं खेलते. when you play against India, you have to play against umpires as well. So there are 13 players, including 2 umpires on the ground and 1 as a third umpire. So you're playing against 14 players when you play against India, actually. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. लेट्स सी क्या होता है. ये तो कंट्रोवर्शियल तो हो गई सिचुएशन के ऊपर, और मैच भी हम हार गए. लेकिन ये कि पाकिस्तान अगर फाइनल तक रसाई हासिल करता है, 2 games are very important. One is Bangladesh, one is Sri Lanka. What do you think कि ये दोनों गेम्स पाकिस्तान के लिए कितनी कहते हैं मार्जिन से जीतनी होंगी if they want to compete and come into the finals? I think it's not about the margin. Agar Pakistan lose करता है, then it will again against Bangladesh, because Pakistan has to then beat Bangladesh, or फिर it will be on the run rate as well, क्योंकि तीनों टीम है apart from India, and if India go on to win every game, then Pakistan, if they it'll be kind of a semi-final, और फिर वहाँ पे run rate भी I think play में आएगा कि पाकिस्तान को कितने मार्जिन से जीतना है, या बांग्लादेश को कितने मार्जिन से जीतना है, and if Sri Lanka beat Pakistan today. So I hope it doesn't happen. Pakistan play really good cricket. Pakistan against Sri Lanka and win the game, and then go into the final, into the last Super 4 game, beat Bangladesh and qualify for the final, and hopefully beat India at the final and we win the Asia Cup. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान, जिनका ये कहना था कि सबसे ज़्यादा उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की कि पाकिस्तान को किसी भी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है. पाकिस्तान को स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ताकि जो इश्यूज़ हैं मेंटल हेल्थ के या बहुत पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको कर्व कर सकें. और इसके साथ साथ
टीम के लिए एक बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है रिस्ट्रक्चर की ज़रूरत है, डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जब डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। और इंशाल्लाह आज की जो गेम है उस पर शायकीन क्रिकेट की नज़रें लगी हुई हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान क्या आगे रसाई हासिल कर सकेंगे कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इधर छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के हीरो की। बलूचिस्तान के नौजवान फाइटर आगा कलीम ने अज़रबैजान में शानदार कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में एक बार फिर सरबुलंद कर दिया। बैनुल-अक़वामी फाइट मुकाबले में जीत के बाद आगा कलीम के मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि मुल्क भर से इन्हें मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। उनकी ये फतह न सिर्फ एक मुकाबला है बल्कि जीतने तक महदूद नहीं है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। आगा करीम का कहना है कि ये कामयाबी उनकी मुसलसल मेहनत और आवाम की दुआओं का नतीजा है। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पैगाम दिया है कि अगर हिम्मत, लगन और एतमाद के साथ मेहनत की जाए तो कोई भी ख्वाब अधूरा नहीं रह सकता। उनकी ये कामयाबी पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए हौसला अफजा मिसाल है, जो खेलों के मैदान में अपना मकाम और नाम बनाना चाहते हैं। खेलों के तजुर्बाकार जो के मुताबिक आगा कलीम ने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि फाइट गेम्स के शोबे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नई राहें भी खोल दी हैं। जबकि आज आगा कलीम को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और वेलकम भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुनाएं तो ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक आगा कलीम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे याद है कि आप हमारे जब भी शोज़ में आए थे आप बहुत पुरज़म थे जीत के लिए, और आज आपने ये वाकई कर दिखाया। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट महीने जब मैं आपके शो में आया था तो मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए था, मेरी फाइट थी अज़रबैजान बाकू में। तो देखियो इस इवेंट को जिसने पॉसिबल बनाया, मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे, मैं इस इवेंट में नहीं जा रहा था। तो जिसने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया वो है ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ठीक, इनके जो ओनर है सर शहरियार अली साहब ने मुझे बुलाया अपने ऑफिस। सिर्फ एक दिन के अंदर मुझे वीजा लगवा के दिया, टिकट करवा के दिया, मुझे फाइट फीस दी और मुझे भिजवा दिया अज़रबैजान बाकू के लिए। ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट था, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने हिम्मत हार चुका था, सब कुछ खत्म हो चुकी थी मेरे अंदर। मगर जिसने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया, मैंने कहा कि वो है सर शहरियार अली साहब और इनकी जो टीम है पूरी, और जो इनका कंपनी है ग्लोबल ट्रीट कॉर्पोरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और सर जब मैं पहुंचा, जो मेरी फाइट थी अगेंस्ट अज़रबैजान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये 4th प्रोफेशनल फाइट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल तैयारी में था, दिन रात तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था। लाहौर भी आया मैं, तो वहाँ में ट्रेनिंग कर रहा था स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो फुल तैयार था फाइट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मुझे फाइटर चाहिए, मैं जाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह विन करूंगा। जब मैं आया तो जो मेरी फाइट थी वो 58 किलोग्राम में थी। मैंने वेट कट नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने फाइट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइट मैंने विन की। सामने जो मेरा फाइटर था वो भी माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था। बट जब आपके साथ एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, और जो यहाँ कम्युनिटी है, पाकिस्तान कम्युनिटी है, यहाँ के जो लोग थे, और खासकर जो यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग थे, सर शहजाद साहब थे और उनके अलावा सर उमर साहब थे और एम्बेसडर साहब थे, उनकी जो सर आगा बहुत अच्छी बात है, आपको किसी ने सपोर्ट की और आपने उनकी लाज रखी, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने पुरज़म जाहिर किया कि आप जीत कर ही आएंगे। बिल्कुल सर, मैं कहा कि मेरे लिए बिल्कुल ये इम्पॉसिबल इवेंट था। मैंने कहा इसको जिसने पॉसिबल बनाया वो है ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन, सर शहरियार अली साहब ने। ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। और उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा इसमें बाकू में, यहाँ की जो एम्बेसी है उसने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, और यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। सर सलीम उसने बसरा ने, और यहाँ के तमाम जो लोग हैं कम्युनिटी के। मेरे साथ यहाँ कोई कोच नहीं था, यहाँ पर बाकू में कोई कोच नहीं था मेरे साथ, यहाँ पर कोई गाइड करने कोई नहीं था। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरी कम्युनिटी थी और पाकिस्तान जो एम्बेसी थी बाकू में, वो लोग सारे आए हुए थे मेरे साथ। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी कोचिंग भी की, सब कुछ उन्होंने किया। मगर अच्छा आगा, मुझे बताएगा कि आप पाकिस्तान से वाहिद एथलीट गए थे? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान से वाहिद एथलीट गया हुआ था। मैंने बताया कि राबिया की फाइट थी, मैं लाहौर गया हुआ था। तो राबिया की फाइट थी लाहौर में, तो वहाँ फाइट मेरी हुई। अच्छा, पासपोर्ट मेरा पड़ा हुआ था कराची में। तो मैं 17 को मेरी 18 को मेरी मुलाकात हुई सर के साथ, सर शहरियार अली साहब के साथ। तो उन्होंने कहा क्या मुझे बताओ क्या सूरत हाल है। मैंने कहा इस तरह मेरी फाइट है मगर वो पॉसिबल नहीं है, 3 दिन में मेरी फाइट है। पॉसिबल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा वीजा, मैंने कहा वीजा आ जाएगा 1 दिन के अंदर, बोला आप जाओ। अच्छा, उनको पता नहीं कि मेरा पासपोर्ट कराची में पड़ा हुआ। मैं डायरेक्ट कराची मैंने कॉल किया
मैंने कहा भाई आप पहुंचो, मेरा पासपोर्ट लेके आओ। तो वो बच्चा 1.5 दिन पहुंचा, पासपोर्ट लेकर आया और 20 तारीख को मैं आया हूँ, बाकू आया हूँ। तो जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ ग्लोबल ट्रीट कंपनी का और सर शेर अली साहब का और तमाम उनकी जो टीम है, मेरे लिए बहुत कम है। हम देख सकते हैं मेडल आपके गले में है और बेल्ट आपके हाथ में है, ग्रीन कैप आपने पहनी हुई है, ग्रीन शर्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान से जो एथलीट जाके पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, एंड यू आर वन ऑफ इट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेडल मेरे हाथ में और ये भारी बेल्ट मेरे हाथ में, किंग और पीछे पड़ी है ट्रॉफी पड़ी हुई है, ये ट्रॉफी भी है। ये तमाम जितनी चीजें हैं ये मैं डेडिकेट करता हूँ जो कंपनी है मेरी ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन, और इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर ये ना होते तो ये इवेंट मेरा पॉसिबल ना होता। बिल्कुल, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वसीला बना देते हैं और आपका भी वसीला बना। अच्छा, थोड़ी सी फाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। आपके साथ जो अग्रवाई, आपके हरीफ कौन थे, कितना नॉकआउट आपने मरहला कितनी देर में किया, कितनी किलोग्राम कैटेगरी थी, उसके बारे में कुछ बताएं। जो मेरी फाइट थी वो अगेंस्ट अजरबैजान थी। वो जो मेरा फाइटर था वो आई थिंक वो 60 प्लस उसका वेट था और उसका जो नाम था अब्दुर्रहमानोव उसका नाम था। तो ये जो फाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पहले राउंड में खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस फाइट में मैंने भरपूर की, मैंने इस्तेमाल की, भरपूर जान मैंने इस्तेमाल की। जो मेरा फाइटर था बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो जिस तरह मुझे लोगों ने मोटिवेट किया पाकिस्तान कम्युनिटी ने, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अपने पावर का इस्तेमाल किया और उसको पहले राउंड में नॉकआउट किया। और एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चौथी प्रोफेशनल फाइट अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट की। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम एशियन चैंपियन रहा और उसके अलावा 2 टाइम वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा और अल्हम्दुलिल्लाह 1 टाइम वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट रहा। उसके अलावा 2 टाइम नेशनल चैंपियन रहा। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं हमारे तमाम पाकिस्तानी कौम का, और उसके अलावा जो मेरे भाई है एहसन अहमद भाई और जो तमाम मेरे सपोर्टर्स थे, अली परवेज भाई, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एवन रसल का, टीम टैपमेंट का, जिन्होंने इस इवेंट के लिए भरपूर मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया मुझे, और तमाम मेरी वालिदा का, मेरे वालिद साहब का, जिन्होंने मेरे दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की बदौलत से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी का, तमाम पाकिस्तानी लोगों का, तमाम पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया करता हूँ। ये कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है, ये 25 करोड़। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है हमारे पाकिस्तानी नौजवान एथलीट आगा कलीम। इतनी खुशी की लहर थी उनमें, इतनी एक्साइटमेंट थी, पाकिस्तान का बैज लिए, पाकिस्तान का परचम लिए हुए, ग्रीन शर्ट पहने, ग्रीन कैप पहने, बेल्ट लिए हुए, वो आज हमारे साथ वीडियो लाइन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान, ये जो जीत है ये पाकिस्तान के नाम की है और ऐसे एथलीट्स को वाकई इदारों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं एक और पाकिस्तान के हीरो की। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी खेलों की दुनिया पर अपनी मौजूदगी को साबित किया है। कराची के इलाके मलीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर शेरोज खान ने थाईलैंड के शहर पताया में होने वाली मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल की। शेरोज खान ने 70 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में दुनिया भर से आए हुए बासलाहियत खिलाड़ियों को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये सिर्फ जाती कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज है जिसने मुल्क का परचम सरबुलंद किया। इनकी वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर अहले खाना, दोस्तों, मदाहों और शायकीन ने कहते ना कि हीरो जैसा इस्तकबाल किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा शारिक जमाल भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और आज ये हमारे साथ कराची से हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरोज। वालेकुम अस्सलाम। शेरोज, बहुत बहुत मुबारक हो। Such a warm welcome with like a warm gift for Pakistan. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा शेरोज, let's start with your the entire journey. सबसे पहले बताएं कि इस कामयाबी के पीछे आप कहते हैं कि क्या मेहनत थी, क्या लगन थी, क्या थॉट थी, कब से आपने ये शुरू किया और आज जो आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और आज मैं इस मकाम पर हूँ तो अपनी वालिदा की दुआ से हूँ और अपने दोस्तों की सपोर्ट की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ। वैसे अगर आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो मैं तकरीबन पिछले 15-16 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और ये मेरा पहला इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाब हुआ।
अच्छा शिरोज़, ये भी बताइएगा कि इतना आलमी सतह पर इतना सख्त मुकाबला हुआ था, तो आपने किन किन पहलवानों के साथ उनको चित किया या आपने आपके हरीफ बने वो? एक तो वहाँ के मकामी जो थाई बॉडी बिल्डर्स थे वो बड़े अच्छे थे, जो कि मेरी क्लास में थे। उसके अलावा स्पेन के बॉडी बिल्डर्स थे, अफ़गानिस्तान के बॉडी बिल्डर्स थे, जो कि बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर थे, मेरी क्लास में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम को बीट करके मैंने क्लास भी विन करी और ओवरऑल भी मैंने टाइटल अपने नाम किया। अच्छा, दुनिया के आपने डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स देखे हैं, सबसे ज़्यादा किस इलाके के जो बॉडी बिल्डर्स हैं पहचाने जाते हैं? देखें, एशिया के अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान के बॉडी बिल्डर्स अच्छे हैं, इंडिया के बॉडी बिल्डर्स अच्छे हैं, इंक्लूड हमारे पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स अच्छे हैं। लेकिन बस एक चीज़ की कमी होती है, थोड़ी हमारे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की कमी है, जिसकी वजह से हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। वरना हमारे पास टैलेंट बहुत है और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो कि इस फील्ड में नाम रोशन कर सकते हैं पाकिस्तान का। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में क्या चीज़ देखी जाती है? आपका वेट देखा जाता है, आपका मास देखा जाता है, या नॉकआउट देखा जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी व्यूअर्स के लिए भी, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, देखें, सबसे पहली चीज़ तो वेट कैटेगरी देखी जाती है। आपका जितना वेट होगा मसल उतना ज़्यादा आपका हैवी होगा। दूसरा, जज जो चीज़ देखता है, जो सामने बैठा होता है, वो देख रहा होता है आपकी बैलेंस बॉडी, मतलब आपकी पूरी बॉडी बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपकी शोल्डर हैवी है और आपका बाइसेप छोटा है। तो बैलेंस बॉडी के जो नंबर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। उसके अलावा आपकी पोजिंग के नंबर होते हैं। जज बैठकर सामने बता रहा होता है कि यार आपने फला पोज करना है, बैक डबल बाइसेप देना है, फ्रंट डबल बाइसेप देना है। तो उस हिसाब से अगर आप पोजिंग कर रहे हैं और पोजिंग करने के साथ साथ आप अपनी बॉडी को शो कर रहे हैं, मतलब कि आपकी मसल मस्कुलर नज़र आना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के नंबर होते हैं। अगर जज आपको कोई पोजिंग बोल रहा है, मतलब फ्रंट डबल बाइसेप, और आप दे रहे हैं कोई दूसरा पोज है, तो इन चीज़ों के भी नंबर कटते हैं। तो बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि इन मिस्टेक की वजह से भी वो हार जाते हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है इन चीज़ों के भी नंबर काउंट होते हैं। तो शिरोज़, कितने आप देर में बॉडी बिल्डर जो है वो बन सकते हो? कितना टाइम दरकार होता है? कितनी लंबी ये ट्रेनिंग होती है? ये डिपेंड करता है कि कंपटीशन आपका कितना बड़ा है, उस हिसाब से फिर तैयारी होती है। लाइक अगर आप मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए होते हैं। इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 8 से 1 साल दरकार होता है कि आप उसकी एक लंबी तैयारी लेकर चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि कंपटीशन आपका कितना बड़ा है, उसी हिसाब से फिर आप उसको तैयारी को लेकर चलते हैं और सारी चीज़ें फिर उसी हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं आप। अच्छा, एक और सवाल जो है जो काफ़ी लोग पूछना भी चाहते हैं और मैं भी बहुत ईगर हूँ पूछने में आपसे, कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्टीरॉयड्स इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या बॉडी को बनाने के लिए, और वो बहुत हार्मफुल होते हैं बाद में। क्या ऐसा है? देखें, स्टेरॉइड्स मैं तो खैर आपको यही कहूँगा कि नेचुरल की तरफ रहें, स्टेरॉइड्स को यूज़ ना करें, क्योंकि एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट कभी भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। वक्ती तो फ़ायदा दे देगा लेकिन आगे के लिए आपके लिए नुकसानदेह। तो सप्लीमेंट्स पे रहें, अपनी नेचुरल डाइट पे रहें। नेचुरल डाइट जितनी अच्छी करेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा है, वो मसल के लिए भी अच्छा होता है। तो स्टेरॉइड्स की तरफ जाएंगे तो वो मैं तो सजेस्ट नहीं करता किसी को भी, और ना मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक तो वो हार्मफुल हैं, दूसरा डेंजरस हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे इलीगल है। तो ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम बने या आपके लिए रिस्क बने। तो नेचुरल चीज़ों पर रहें, नेचुरल डाइट लें, अपनी बॉडी इनटेक का प्रोटीन कार्ब वगैरह जो है वो पूरा करें। अगर आपने यूज़ करना है कुछ तो नेचुरल सप्लीमेंट्स यूज़ करें। प्रोटीन है मार्केट में है, प्री वर्कआउट्स है, BC डबल है, अमाइनो है, मल्टीविटामिन्स हैं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर कर भी बॉडी बनाई जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाइट। चाहे आप अपनी बॉडी को गेन करें या अपनी बॉडी को शार्प करें, अपना वेट लूज़ करें, इन तमाम चीज़ों के लिए डाइट होती है। स्पेसिफिक डाइट आप अपना बनाएं। अगर आपको डाइट के हवाले से नहीं पता तो आपके जिम में जो ट्रेनर है आप उससे गाइड लें, उसको बोलें कि यार मुझे आप एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के दें। तो आप अगर उसको भी फॉलो करते हैं तो आपको अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज उस हिसाब से करेंगे जो कि आपके टारगेट के लिए सूटेबल हो। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है जिमों में अक्सर कि उनका जो एक्सरसाइज शेड्यूल होता है, जो प्लान होता है, वो कुछ और कर रहे होते हैं और उनका टारगेट कुछ और होता है, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, तो आपकी बॉडी इंशाल्लाह बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। अच्छा, पर डे कैलोरी काउंट कितना लिया जाता है और कितना लेना चाहिए? देखिए, अगर आप गेन कर रहे हैं अपने आप को
तो 2000 से 2200-2500 कैलोरीज आपने डेली का इंटेक करना है, लेकिन उसमें लिक्विड कैलोरीज काउंट नहीं होंगी। उसमें आपने वो चीज़ें काउंट करनी है जैसे कि नेचुरल कैलोरीज होती हैं, जैसे राइस में है, उसके अलावा आप ब्रेड वगैरह में है, और चिकन अगर आप खा रहे हैं तो उसमें सिर्फ चिकन में प्रोटीन ही नहीं होता, उसमें भी कैलोरीज थोड़ी बहुत होती हैं। तो इस तरह आप उसको कैलोरीज को काउंट करें। दूसरा, अगर आप अपने आप को नीचे लेकर आ रहे हैं, अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने 1000 से 1200 कैलोरीज इंटेक करनी होती है डेली की। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस इस शोबे में, बॉडी बिल्डिंग के शोबे में सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं? बिकॉज आप इंटरनेशनली जाके आप कर रहे हैं और आपने किया भी है अभी पूरे इवेंट में, तो पाकिस्तान कहाँ लैक कर रहा है? देखें, सबसे ज़्यादा जो बॉडी बिल्डर स्ट्रगल करता है ना, वो स्ट्रगल करता है स्पॉन्सरशिप के ऊपर, क्योंकि ये एक वाहिद खेल ऐसा है जो कि बहुत महंगा खेल है। अगर आप डेली की अगर डाइट की कैलकुलेशन करें तो मैं पिछले तकरीबन 8 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा डेली का आप खर्चा लगा लें 2800-3000, ये मेरा खर्चा है एक दिन का। तो अगर आप 8 महीने के हिसाब से लगाएं तो ये आपका बजट तकरीबन 6-7 लाख पे चले जाता है। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रगल ये होता है कि अगर आप इंटरनेशनल कोई इवेंट खेल लें तो वहाँ पर जाने के लिए लाजमी सी बात है आपको वीज़ा करना है, टिकट करना है, फिर वहाँ की अकोमोडेशन है, होटल की रिहाइश है, फिर वहाँ पे जितने दिन आप स्टे कर रहे हैं वहाँ का खाना पीना है, फिर जिस कंपटीशन में आप खेल रहे हैं उसकी फ़ीस आपने देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं एंड के दिनों में। और स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि अच्छे लड़के हैं, खेलना चाहते हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो एंड के आप समझ लें 2 दिन रह गए थे और लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैं कंपटीशन खेलने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे इलाके में, मेरे मलीर में ही अजमेरी लस्सी वाले हैं अनस भाई, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप अपनी तैयारी करें, आप जाएंगे खेलने के लिए। तो उन्होंने मुझे 4 लाख का स्पॉन्सर किया और मैं फिर खेलने के लिए गया। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि मैं खुद भी जब एंड के दिन 2-3 दिन रह गए थे तो मैं बड़ा डिसहार्ट था और मैं यही सोच रहा था कि यार मेरी पिछले 6-8 महीने की तैयारी है और अगर मैं नहीं जाता तो जो मैंने अपनी डाइट के ऊपर, अपने ऊपर जो मैंने पैसा लगाया वो भी ज़ाया है। तो बस अल्लाह का करना था कि मुझे स्पॉन्सर मिला और मैं चला गया। तो स्पॉन्सरशिप की कमी है। बिल्कुल ऐसा ही है शहरोज़ खान, और चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा है आपको देखकर ऐसा पाकिस्तानी टैलेंट जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि उनकी जो एसोसिएशंस हैं या बॉडीज़ हैं या इदारे जो हैं वो उनको स्पॉन्सरशिप दें, ताकि वो वाकई जब पाकिस्तान का नाम रोशन करें तो ये पूरे मुल्क की कामयाबी है। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें डिटेल्स बताई, और आपको एक बार फिर मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान के ऐसे हीरोज़ जो हैं जो दुनिया में जाके पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बरकरार रखे हुए हैं। इदारों को भी चाहिए कि उनकी हेल्प करें और फॉरवर्ड आएँ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब आपके साथ एक अनोखे एहतजाज का जो वाकया शेयर करते हैं। एहतजाज करना सबका हक होता है, मगर भारतीय गुजरात की सड़क पर एक ऐसा एहतजाज हुआ जिसने बड़े बड़े धरनों को पीछे छोड़ दिया। ना कोई बैनर था, ना नारे थे, ना ही कोई सियासी जमात का झंडा। ये धरना था सिर्फ और सिर्फ 4 और 6 गोलगप्पों का। जी हाँ, यूं के खातून ने 20 रुपए निकाले और ठेले वाले को गोलगप्पे मांगे। अब वो बेचारा शायद महंगाई के मारे हिसाब किताब में कुछ तंग था, उसने 6 की बजाय 4 गोलगप्पे थमा दिए। बस फिर क्या हुआ, वहाँ थी खातून और खातून वहीं सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया। सड़क पर ट्रैफिक रुक गई, मोटरसाइकिल सवार लोग मोबाइल निकाल कर वीडियोज़ बनाने लगे। एक तरफ दुनिया के मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, और दूसरी तरफ एक खातून का इंसाफ का नारा कि मुझे मेरे 6 गोलगप्पे दो। पुलिस पहुंची, हजूम बढ़ा और खातून ने रोते रोते अपनी फरियाद सुनाई। कहने लगी बस इंसाफ चाहिए, 20 रुपए के पूरे 6 गोलगप्पे। अब सोचने की बात यह है कि जहां बड़े बड़े करप्शन केसेस दब जाते हैं, जहां आम आदमी का हक रोज़ कुचला जाता है, वहीं एक आम औरत ने 2 गोलगप्पों के लिए धरना देकर सबक याद दिला दिया कि हक छोड़ा नहीं जा
जाता, हक बड़ा हो छोटा हो मांगना चाहिए। क्या खबर ये खातून आने वाली कल की सियासतदान निकले और नारे लगाएं कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं, 20 रुपए में पूरे 6 गोलगप्पे। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि इंसाफ चाहे गोलगप्पों का हो या किसी बड़े जुर्म का, इंसाफ इंसाफ होता है। तो इंसाफ की खातिर जो है वाकई जो लोग एहतजाज करते हैं, मगर इंसाफ की भी कैटेगरीज होती हैं और ये जो हमने इंसाफ देखा, ये इंसाफ तो खैर नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एहतजाज जो है वो एक डिफरेंट तरीके से हुआ। और डिफरेंट तरीका हमने बताया कि एहतजाज जो है वो कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वो चीज़ जो है वो दुरुस्त ना हो, उस पर एहतजाज किया जा सकता है। कुछ लोग पुरसकून एहतजाज करते हैं, कुछ लोग शोर मचा के करते हैं, कुछ लोग प्ले कार्ड्स थमा के करते हैं, कुछ लोग बैनर्स उठा के रखते हैं और कुछ लोग वाकई एहतजाज को वाकई बहुत संगीन बना लेते हैं। तो एहतजाज जो है अपने हिसाब से करना चाहिए। तो जैसे ये भारतीय खातून ने गुजरात के शहर में किया और एहतजाज जो उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया, मगर बात यह है कि आप हमें बताएं कि अगर आपको एहतजाज करना पड़े तो आपका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये सवाल जो है हमने आप पे छोड़ दिया है। अब कमेंट आपने करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आप कैसा एहतजाज करेंगे। और एहतजाज की कोई किस्में नहीं होती, कोई टाइप्स नहीं होती, कोई कहते ना कि कोई कहते ना कि रुख नहीं होते, कोई शाखें नहीं होती। एहतजाज किसी भी तरीके से हो सकता है। कलम से एहतजाज हो सकता है, ज़बान से एहतजाज हो सकता है और फिज़िकली एहतजाज हो सकता है, बैनर्स उठा के हो सकता है, या अपना हक मांगने से होता है। तो हक नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक सबक है कि अपना हक ना छोड़ें, हक किसी को खाने भी ना दें और हक की खातिर ज़रूर आवाज़ बुलंद करें। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए 22 से 26 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होंगे। वो गुज़श्ता रोज़ लंदन से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं और जहाँ वो ना सिर्फ जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि इजलास के दौरान दुनिया के कई अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। और मुलाकात जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, इजलास की खास बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब है, जिसमें वो खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो है उसके ऊपर भी वो बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है कई अहम मुलाकातें भी होंगी। इजलास की खास बात जो होगी, वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से जो खिताब होगा, उसके बाद मोदी की स्टेटमेंट सामने आएगी कि मोदी उनकी बात का क्या जवाब देंगे। तो इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। और बात करने के साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूएन जनरल असम्बली में इजलास और जो खिताब है वो कितना अहमियत का हामिल है? देखिए जी, वैसे तो ये एक रूटीन बिजनेस है, ये एक मामूल का काम है, लेकिन बाज़ औक़ात जब हालात में कोई गैर मामूली किस्म का इर्ताश हो, हलचल हो और एक पूरे का हंगामा बरपा हो, तो ये इजलास फिर खसूसी अहमियत के हामिल हो जाते हैं। और चुनाचे जब इजलास खसूसी अहमियत का हामिल होता है तो उसके अंदर आपकी जो पार्टिसिपेशन है और उसके अंदर जो आपकी गुफ्तगू है, उसके हर लफ्ज को नापा तोला जाता है और हर लफ्ज की एक अहमियत होती है। तो चुनाचे बड़ा एक अहम इजलास इस लिहाज से है कि गजा के ऊपर एक क़यामत बरपा है और इजराइल ने कतर पे हमला करके पूरी मुसलमान दुनिया के सारे ममालिक को, जहाँ खसूसन जहाँ जहाँ हमास पाई जाती है, सऊदी अरेबिया में वो स्टेशन है, तुर्की के अंदर है, वहाँ वो लोग सारे के सारे जो है अपने आप को गैर महफूज समझ शुरू हो गए हैं। और ये सारे ममालिक थे, तुर्की खसूसन या वो नेटो का हिस्सा है, सऊदी अरेबिया, कतर, सारे मुल्कों में अमेरिका के अड्डे इसी उसके ऊपर है कि अमेरिका ने जहाँ अपने इंटरेस्ट देखने वहाँ इनकी सिक्योरिटी को उन्होंने यकीनी बनाना था। तो वो अमेरिका के अड्डों की मौजूदगी में अमेरिका के 30,000 फौजी जो हैं इस वक्त 6 गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई वगैरह में। तो इस लिहाज से बड़ा है ना, इसी चीज़ों में बात होगी और क्या होने वाला उसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का मुआहिदा भी हो चुका है, जो इसी तनाज़ुर में हुआ है, इसराइल को काउंटर करने के तनाज़ुर में। ये सारी चीजें हुई और फिर इसी इसराइल के खिलाफ ही या इसराइल के ऊपर ही सदर ट्रम्प से उनकी मीटिंग आज मुतवक्को है।
सर बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात है, आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्या इससे पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई नई पेशरफ्त होगी कि वही एजेंडा वही होगा? देखिए जी, अमेरिका में अजीबोगरीब एक सूरत हाल है। वो अपने मुल्क के अंदर बहुत बड़ा बुरहान है, बहुत बड़ा बुरहान है। राय आमा जो है इजराइल के खिलाफ हो चुकी है, और यहाँ पे एक चाली करके उसका भी मर्डर हुआ पिछले दिनों, जो बड़ा अहम मर्डर है। और वो कहते हैं वो मसाद ने कत्ल करवाया। वो चाली कर्ज जो था वो साई जो बड़ा एवेंजलिस्ट, जो एवेंजलिकल क्रिश्चियन था, बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, और वो पूरा एक बाइबल को मनवान मानता था। उसके साथ इसराइल की दिलो जान से सपोर्ट कर रहा था, रिपब्लिकन था। ट्रंप के दोनों इलेक्शन में उसी का रोल था जितवाने में, नौजवानों को मोबिलाइज करने में। 21 साल का नौजवान जो पिछले 12 साल से एक नुमाया एक्टिविस्ट था, बल्कि बड़ी ताकत से, उसको कत्ल कराया है। अमेरिका में एक तो वो बड़ा हंगामा है, दूसरे इसराइल के अपने खिलाफ बहुत बड़ी एक रायनामा हमार हो चुकी है। खुसूसन गजा का जेनोसाइड है, कैंपसेस के ऊपर हंगामे पिछले 1.5 साल से टूल पकड़ गया। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एक इसराइल के खिलाफ जो है पूरा एक चक्सी आ चुकी है। तो इन हालात में अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं नहीं मानता हूँ कि वो दिलो जान से इसराइल को साथ दे रहा होगा। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि अमेरिका की वो कुछ मजबूरी ऐसी है, या अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है वो इसराइल के ताबे है, इसराइल की सपोर्ट नहीं कर, वो इसराइल की सबसर्विएंट है, उनके पास कुछ चॉइस ही नहीं है। और कांग्रेस को भी वही कंट्रोल कर रही है। अब बिल आया हुआ है इसराइल की सपोर्ट के लिए, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की इमीडिएटली जो है वो मैंने फिगर अभी पता नहीं की, जिन्होंने कांग्रेस ने आज कल अप्रूव करनी है, जिससे इसराइल को असला जाएगा, फिर कत्लेआम होगा। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप को चाहता है कि कोई किसी और तरीके से सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्रीज, ईरान, ये सारे मिलके ये मजबूत होकर अपने तौर पे काउंटर करें और इनको एक हल्लाशाही देगा तरीके से। मैं इस मामले में साहब, इजराइल की तो लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी पता नहीं शायद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस लॉबी के लिहाज से, अगर वो अगेंस्ट जाते हैं तो। आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल स्ट्रांग लॉबी है। लेकिन ये जो चीज है ना इस वक्त, लॉबी से मैंने चीजें बहुत ऊपर निकल गई हैं। बरतानिया का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, ये सारा सपोर्ट करना, फ्रांस का लीड करना फलस्तीनी रियासत के लिए, और पूरी दुनिया आज जो है फलस्तीनी रियासत के ऊपर सिवाय अमेरिका के जो वीटो कर देता है। और ये इससे अंदाजा लगाएं तो वो अगर ट्रंप को छोड़ भी देंगे ना, तो राय आमा है ना इस वक्त, उसको काबू करना मुमकिन है, जिसको वो इसी प्रेस के लिए, मीडिया के लिए कंट्रोल करते थे। आप ये अंदाजा लगाएं कि जब ये 7 अक्टूबर 2023 में ये जब अलकासम ब्रिगेड ने एक अटैक किया था इसराइल पे, तो फॉर गुड स्पैन ऑफ टाइम 3-4 महीने खबर नहीं छपती थी इसराइल के खिलाफ और हमास के हक में। वो यूट्यूब पे प्रोग्राम पे हटा देते थे। अब यूट्यूब चैनल चल ही नहीं, खबरों की वजह से नहीं प्रोग्राम पे चल रहे हैं, चाहे अमेरिकन हैं, चाहे यूरोपियन एनालिस्ट है, चाहे चाइनीज हैं, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है। जो बंदा सपोर्ट कर रहा गजा को, उसका चैनल जो आसमान को पहुंचा हुआ है, और यूट्यूब चैनल में उनकी आमदनी हो रही है। हालांकि वो प्रो इसराइली चैनल है सारे के सारे यूट्यूब, लेकिन उनकी मजबूरी है। तो अब वो चीजें जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर पाकिस्तान के सऊदी अरब का मुआहदा जो है, हमने कम से कम उससे उन्होंने कहा लिया कि अब ट्रंप को हटा भी दे, चाहे जो है जो चीज वो करेंगे उनके अगेंस्ट ही जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान के ऐसे इजलासों में खत्म हो जाए और फलस्तीनी रियासत कायम हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, कर नहीं सकता। ठीक है, हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब, पाकिस्तान के ऐसे इजलासों में आलमी रहनुमाओं के साथ डिप्लोमेटिक इम्पोर्टेंस कितनी होगी? देखिए जी, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, उसी की वजह से तो आपको ये सारा पजीराई मिल रही है। अगर आपकी इम्पोर्टेंस न होती और वो 10 मई ने की वजह से आपको कहीं से कहीं पहुंच गए, 10 मई अगर ना हुआ होता और हिंदुस्तान के साथ आपका एक मामला जो है इसका क्लैरिटी ना होता, तो शायद हमें अभी वो अहमियत ना देते, इस डर से कि हिंदुस्तान जो है, लोग यही समझते थे कि हम किसी वक्त भी हिंदुस्तान में तरने वाला बना लेगा। हमें तो अरब रियासतों के सरबराह जो थे 10 मई से पहले यही बताते थे कि खुदा के वास्ते गजा जो है हम पाकिस्तान का गजा, हिंदुस्तान गजा बना देगा, ये हमें आके बताते थे। उनके सरबराह, उनके फॉरेन मिनिस्टर पैगाम लेके आते थे कि बिल्कुल इंडिया के करीब ना जाना, वो तो आपका पाकिस्तान का गजा बना देंगे। तो क्या हुआ? तो इसलिए वो अहमियत हमारी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कई चीजों की असल चीज चल रही होती है ना, वो आपको सामने नजर नहीं आती, वो ज़ेरे ज़मीनी होती है। जो चेस बोर्ड के ऊपर लोग बैठे होते हैं ना, ग्लोबल चेस बोर्ड के ऊपर, वो लोग जो एक जाहिरी होते हैं, असल चीज अंदर ज़ेरे ज़मीन हो रही होती है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक जो है प्रेसिडेंट ट्रंप फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मुतफिक नहीं है। आपके नज़दीक इस पॉलिसी का पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, असर क्या पड़ना है? जब ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो उसमें असर तो ना पड़ा ना, असर तब पड़ता जब तस्लीम ना करते या उससे पूछते। हम इस वक्त जब फ्रांस लीड कर रहा है उस ग्रुप को, जिसका कल भी इजलास हुआ, जिसमें हमारे वजीर खारजा शामिल हुए, तो असल तो वहाँ पे तो फलस्तीन के दंगे बज रहे हैं। उन्होंने अमेरिका तो सिर्फ एक इजराइल को एक्सेस दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अब करो अगर वो, और उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है इजराइल मजीद जलील ख्वार हो रहा है, मजीद इंतजाम हो रहा है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुश्किलात बड़ी हुई है इसराइल के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी वजीर आज़म अमरीकी सदर की मुलाकात जो है वो इलाकाई सालमे के तनाजुर में खासी अहम जो है वो समझी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में भी बराह रास्त असर डालती है। आप क्या समझते हैं, क्या मजीद पेशरफ्त हो सकती है? मेरे ख्याल में आप किसी तरह क्या पेशरफ्त होनी है? पेशरफ्त तो हुई है। मेरे नहीं ख्याल कि हम खाम खा बाल की खाल फेरने में ये कुछ मतलब चीजें नहीं। अभी तो यह कि कहीं आप ये पूछें कि ये इसी तरह तल्लुकात रहेंगे या कम होंगे इस मौके पर, जगह कम होंगे। हाल मुल्क में देखा कल को ट्रम्प की कोई इंडिया के साथ अच्छी बात हो गई या ना हुई, जब वॉरेंट टेस्ट आ गए या वहाँ पे फिर कोई इजरायली लॉबी काबू कर गई, तो हो सकता है कि काम आ जाए। लेकिन अमेरिका बार बार मैं कहूंगा कि अमेरिका के अंदर भी एक सिस्टम जो है ट्रिगर हुआ है, जो कि निजाम को उसने इनकैपेसिटेट कर रहा है, बल्कि उनका पूरा निजाम को खतरा है। आप तो ट्रम्प की सदारत खतरे में कह रही है, उनका पूरा निजाम जमहूरी ढांचा जो है वो ऐसा खतरे में है कि लोगों की राय एक है। यूथ के अंदर 35 ईयर्स के नीचे जो यूथ है उसमें इजराइल के बारे में सिंगल डिजिट के अंदर जो है सर्वे आर सपोर्ट रह गई है। अच्छा। यानी कि 0 सपोर्ट हो गई है। तो ये अब क्या किया जाए, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, जो मैं देखना, बल्कि हमारे तल्लुकात कायम दायम है, आगे कितने तक चलते हैं। जाहिर है कि हम ना अमेरिका पे पहले डिपेंड करते थे, ना हाथ कर रहे फिर करेंगे। हमारा चाइना के साथ यकसुई है, वो मेरा ख्याल है कि अगर वो पूछेंगे जी 10 साल बाद, मैं कहूँगा आज से दुगने होंगे, 20 साल बाद तो 4 गुना होंगे चीन के साथ, वही मैटर करता। फिर हमारे इलाके खत्ते में ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये जो बड़े 4-5 मुल्क हैं हमारे, उनके साथ सबसे अच्छे तल्लुकात हमारे उनके साथ है, और वो बिल्कुल हमारा उनका एक ही हर चीज मौक़िफ़ होता है, मोर और लेस तकरीबन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा न्याजी साहब, ये बताइएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर वज़ीर आज़म की तकरीर आलमी रायनामा पर क्या असर डाल सकती है? कितनी इंपॉर्टेंस होगी ये जो तकरीर होने वाली है? कोई बीबी यहाँ पे कोई असर नहीं, करी तकरीरों को कोई असर नहीं होता। ये रिचुअल होता है, सिर्फ लोगों को बताया जाता है, थोड़ा सा ऑप्टिक्स बनाए जाते हैं, टीवी जो है तवज्जो दी जाती है, अपने मुल्कों के अंदर इमेज बिल्डिंग होती है। वहाँ जो काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर वो मुझे रहेंगे, लेकिन वहाँ ठीक है, वहाँ से बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, तारीखी तकरीरें लोग कर चुके हैं। आज़ादी के वक्त में लीग ऑफ नेशन में तकरीरें हुई थी, जब अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बनी थी। अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी लोगों की तकरीरें हैं पिछले, जब से जो 80 साल से अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई है, तो वो उससे नहीं फर्क पड़ता। तकरीरें ये जनरल असेंबली की तकरीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ऐसे दीवारों के आगे तकरीरें करनी होती है। आपको लगता है ये सिर्फ सेरेमोनियल होंगी? सेरेमोनियल में ठीक है, आपने करना, उससे एक असर होता है कि आप अपने मुल्क को देते हैं, अपने काम वक़्फ़ देते हैं। इंडिया हमारे ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करेगा, हम इंडिया में पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, बस ठीक है। कोई इस्लाम की बात हो जाएगी, जैसे इमरान खान ने की, ये भी करेंगे कि इमरान खान की नकल में शहबाज शीसा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने उसको बेच लिया था। ये भी चाहेंगे कि मुश्किल को अगर पाकिस्तान ने बेचे इस्लामी इनकलाब को। सही है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब, जिनका कहना था कि पाकिस्तान ने अपना पॉइंट स्कोरिंग जो मिशन है उस पर कामयाब हो गया है। पाकिस्तान एक मजबूत हैसियत रखता है और पाकिस्तान यूएन असेंबली, जनरल असेंबली के 80वें इजलास में जाके भी फ़लस्तीन पर बात करेगा, कश्मीर के मसले में बात करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर बात करेगा, पाक भारत कशीदगी के ऊपर बात करेगा और इस खित्ते में अपनी पोजीशन के ऊपर बात करेगा। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से। शुगर आज के दौर में सबसे आम लेकिन सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से एक है। अक्सर मरीज सिर्फ गोलियां या इंसुलिन इस्तेमाल करके मुतमईन हो जाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि शुगर सिर्फ खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ाने में नाकाम नहीं, बल्कि ये बीमारी खामोशी से गुर्दों, आंखों, दिल और दीगर अहम अज़ा को मुतासर करती है। अगर किसी शख्स के पेशाब में बार बार झाग नजर आए या पाँव मुस्तकिल सूजे रहें तो ये मामूली बात नहीं है, बल्कि जिस्म का ख़तरनाक और सिग्नल है कि गुर्दे जो हैं वो बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं। जब खून में शुगर की सतह बार बार बुलंद रहती है तो गुर्दों पर दबाव बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फितरी फिल्टरिंग का अमल खो देते हैं। यही कैफियत के बाद अज़ा मरीज़ को डायलिसिस तक पहुँचा देती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आम तौर पर इलाज सिर्फ शुगर लेवल कम करने की दवाइयों तक महदूद है, जबकि मरीज़ की मजमूई सेहत, गुर्दों की हिफाजत और तर्ज ज़िंदगी की इस्लाह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह है कि लाखों मरीज़ आखिरकार गुर्दे फेल होने की और पेचीदा अमराज का शिकार हो जाते हैं। इस सूरत हाल में माहिरीन का कहना है कि सिर्फ अद्वियात पर इंहसार काफ़ी नहीं है, बल्कि कुदरती इलाज, मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी ही असल हल है। खुराक में सब्जियाँ, फल, मल्टीग्रेन्स, आटा, मकई, जौ और सेहत बख्श मुतबादिल ग़िज़ा जो इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि चावल, सफ़ेद आटा और मीठी अशिया से परहेज़ ज़रूरी है। इसके साथ साथ रोज़ाना 30 मिनट वॉक को मामूल बनाया जाए। जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए। तो आज हम बात कर देंगे गुर्दों के ऊपर, गुर्दों की फिल्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी हर्बल रेमेडीज़ को अपने कहते हैं लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। और हमें ज्वाइन किया है हकीम जमील मेहरवी, माहिर ग़िज़ाइयत और तिब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। हकीम साहब, हमेशा से ही कहा जाता है कि जो गुर्दे होते हैं वो एक मेन सप्लाई होती है पूरे जिस्म की, और अगर वो फेल हो जाएं या उनमें कोई इन्फेक्शन आ जाए, स्टोन आ जाए, तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी जो है वो रिएक्शन शो करती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अलामात होती हैं गुर्दों की वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारे दो गुर्दे हैं, दोनों साइडों पे जो राइट और लेफ़्ट लगे हुए, इनका बॉडी के अंदर रोल प्ले ये है कि ये मुख्तलिफ जिस्म से जो फासद मादे हैं उनको इकट्ठा करते हैं और हमारे खून के ज़रिए वहाँ तक पहुँचता है। हर 28 से 32 मिनट के दौरान हमारा खून जो है वो गुर्दों में पहुँचता है और गुर्दे के अंदर 10-10 लाख फ़िल्टर हैं जो नेफ्रॉन्स कहते हैं, और वो फ़िल्टर हमारे खून को साफ़ कर रहे होते हैं। और खून में जितने भी टॉक्सिस होते हैं या जहरीले मादे होते हैं या उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें जो बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हों, तो उनको वहाँ से लेमिनेट करके फ़िल्टर करके हमारे मसाने की तरफ और उसके बाद हमारे पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर खारिज कर रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ हमारे वाटर लेवल को भी देखते हैं, और इसके बाद हमारे जो नमकियात है बॉडी के अंदर उनको भी, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है वो देखना इनका काम होता है। अब ये सारे जो प्रोसीजर है ये अडॉप्ट हो रहा होता है किडनी और उसके फंक्शन के हवाले से। सबसे पहले तो जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है, ये इलामात हैं, बीमारी नहीं है। शुगर की दवाइयाँ लोग साल से कंट्रोल करने की खा रहे हैं, वो सारी दवाइयाँ हमारे गुर्दों के ऊपर जाके फिल्टर होने में जो है ना वो असरअंदाज होती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं या यूरिक एसिड की दवाइयाँ हैं या पेन किलर्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं या एंटी एसिड्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो भी हम मल्टीविटामिन्स और इस तरह की चीज़ें इंटेक करते हैं। उसके अलावा हमारा खुराक है जिसमें फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड, और ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो किडनी फेलियर का सबब बन रहा है वो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, घरों में फ्रिजों में रख के जो कुछ हम खा रहे हैं, ये सारा कुछ ये इफ़ेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा आ जाती है हमारी जो फरंगी तिब की एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जितनी भी हैं सारी की सारी केमिकल बेस्ड, और ये भी जाके इसके केमिकल भी उन गुर्दों के ऊपर इफेक्ट करते हैं। लोग इनको कंट्रोल करने के चक्कर में खा रहे होते हैं, जबकि वो दवाइयाँ डायरेक्टली किडनी पे उन्होंने इफेक्ट करती हैं, जो कि वहाँ से फिल्टर होकर बॉडी से बाहर निकल। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि अक्सर हम सुबह उठते हैं तो आंखें पफी हो जाती हैं, पाँव के नीचे सूजन है, और उसके बाद जो है झाग आ रही है आपके यूरिनेशन से, और उसके बाद बहुत सी ऐसी अलामात आती हैं और हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये किस चीज के हैं? गुर्दों से रिलेटेड है? जी, गुर्दों से रिलेटेड है। खासतौर पे जब यूरिन पे सुबह झाग आ रही हो, एक झाग तो वो है जो थोड़ी सी यानी कुछ सेकंड्स के लिए आया और गायब हो गई, और एक वो झाग है जो आपकी कुछ मिनटों तक या 5-7 मिनट तक, 10 मिनट तक उसके ऊपर उसी तरह ही रहे। तो इसका मतलब है कि आपके प्रोटीनोरिया हो सकता है, आपके गुर्दों से वो जो प्रोटीन है आपकी वो खारिज हो रही है, और प्रोटीन अगर वहाँ पे आ रही है तब भी बड़ा मसला है।
और उससे भी हमारे यहाँ किडनी फेलियर होता है। और डॉक्टर जो है उसके लिए मतलब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो मैं डॉक्टरों के नुस्खे देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ। वो कहते हैं कि जितने भी पाकिस्तान के हकीम हैं, तबीब हैं या नेचुरोपैथ हैं या नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं या ईस्टर्न मेडिसिन वाले हैं या होम्योपैथ हैं, वो सारों के ऊपर मलबा डालते हैं कि ये आपको स्टीरॉइड देंगे, इनके पास नहीं जाना। लेकिन आप उठा के देख लीजिए इस वक्त हिस्ट्री के तमाम डॉक्टर जितने भी इस वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो पेशेंट उनके पास किडनी में प्रोटीन के लिए गया है वो उनको 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को, 4 रात को सोते वक्त तक, दिन में 4 गोलियां 4 टाइम पे, यानी 16 गोलियां वो एक दिन में उनको डेल्टा कॉर्डल खिला रहे हैं। और वो सारी की सारी स्टीरॉइड में भी बड़ी हाइपोटेंसी है और वहाँ वो गुर्दे फेल करने में किरदार खुद अदा कर रहा है और माशरे में दूसरों के ऊपर तोहमत के अलावा उसके पास और कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि जो गुर्दे हैं हमारे, ये 2 गुर्दे, इसका जितना भी इंसान के अंदर रोल प्ले है, अगर हम थोड़ा सा माजी में देखें तो इंसान इस दुनिया में 150-200 साल भी जिंदा रहा, 400-500 साल भी रहा, 800-900 साल तक, 1000 साल तक भी एक एक इंसान की उम्र रही है। गुर्दे कभी खराब नहीं हुए थे। इस वक्त इशू ये हो रहा है कि वो लोग जो थे या हमारे जो बड़े अबाजदाद, जो हमारे जद्दे अमजद थे, वो सारे के सारे जो है वो गुर्दों से, इन छोटे गुर्दों से काम कम लेते थे और जो तीसरा गुर्दा है उससे ज्यादा काम लेते थे। अब आप हैरान हो गए होंगे तीसरा गुर्दा कहां से आ गया? मैं वही सोच रही हूं। तो इंसान में बेसिकली 3 गुर्दे होते हैं। अच्छा। 2 होते हैं ये वाले जो राइट लेफ्ट, जो हम सबको पता है। एक तीसरा गुर्दा इंसान का जितना, जिसका कद है, जिसकी जितनी हाइट है, उतना ही बड़ा उसके अंदर गुर्दा अल्लाह ने रखा हुआ है और वो फंक्शनली वर्क भी किडनी वाला ही कर रहा है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज किए हुए हैं, हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे। और वो गुर्दा हमारी स्किन है, हमारी स्किन है, उसके मसाम है, इनसे जो पसीना आता है, वो पसीने से जो कुछ निकलता है आपका, वही सब कुछ जो गुर्दों से निकल रहा है, फिल्टर हो रहा है, वो सारा आपका पसीने से बाहर आ रहा है। जी, वो आपके पसीने से वहां से बाहर आ रहा होता है। अच्छा। हमने क्या किया कि जब हमारे यहाँ गर्मी आती है तो हम गर्मी में एसी चलाते हैं और एसी के अंदर बैठे रहते हैं, एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट के अंदर, हम पसीना आने ही नहीं देते। और जब सर्दी आ जाती है तो फिर जाहिर है सर्दी में तो पसीना वैसे ही कम आता है। तो अगर हम अपना तीसरा गुर्दा, यानी जो इंसान की स्किन और उसके मसाम है, अगर हम इससे सही तरह से काम ले रहे होते, यानी मेहनत मुशक्कत भी हो, पसीना भी आए, हम घर में फ्री भी बैठे हो, तो अगर हम एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो पसीना आएगा। लेकिन हम तो वक्त से बहुत पहले एसी अभी देख लें चल रहे हैं, और ये दिसंबर तक जब तक धुंध नहीं पड़ेगी उस वक्त तक लोगों ने एसी की जान नहीं छोड़नी। लेकिन आप उन गोरों को देखें जो उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे बहुत कम धूप निकलती है, बहुत कम सूरज और उसकी रोशनी या तपश होती है, तो वो लोग वहाँ से मतलब बाई एयर अच्छी वाली लग्जरी किस्म की टिकट्स, जो सीट्स बुक करवा के ऐसे मुल्कों में जाकर बीचेस के ऊपर जाकर वो सन बात कर रहे होते हैं और वो अपना पसीना हमारे मुल्क में चारों मौसम है और हम चारों मौसम जो एंजॉय करते हैं लेकिन नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शुगर के मरीजों में गुर्दों को बचाने की सबसे पहली तरजीह क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस जो आप देते हैं गुर्दों के पेशेंट्स के लिए वो क्या है? देखें, नेचर के करीब रहना है, बैक टू नेचर, फितरत के करीब आए। अल्लाह ताला का, देखें, शिफा अल्लाह से लेनी है तो अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत भी मौजूद है, अल्लाह हेल्थ सिस्टम पूरा मौजूद है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। दूसरी साइड पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस है कि इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासवा मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शिफा है। एक और हदीस है जिसमें फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज नहीं उतारा लेकिन हर बीमारी की 70 दवाएं नाजल फरमाई। लेकिन हम सिर्फ एक फरंगी तिब के अंदर फंस के रह गए और वो पिछले कोई 150-200 सालों से उन्होंने काबज हुए पूरी दुनिया पे, और वो अपना एक सिक्का। अब आप देख लें कि शुगर की जितनी दवाइयाँ लोग खा रहे हैं वो खून में से शुगर निकाल के जिस्म में छुपा रही है और लोग खुश हो रहे हैं और उस पर वो बड़ी दाद मिल रही है कि वाह वाह जनाब हमारी शुगर 400 थी 150 पे आ गई। तो हम ये पूछते हैं जो बाकी 250 थी वो कहाँ गई? वो भी तो जिस्म के अंदर है, खून से निकाल के जिस्म में मुख्तलिफ सेल में छुपा दी गई और वो फिर प्रॉब्लम कर रही है। सो हमें अपनी फितरत और नेचर के करीब आना है, नेचर और फितरत के करीब रहना सीखें। और जो तरीका इलाज, अगर हम बीमार हो चुके हुए हैं तो हमें नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है नेचर और फितरत पर जो बेस करता है, हमें उससे इलाज करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से, दवाइयों से बाहर आ जाएं। पेशेंट्स के लिए आप इलाज क्या बताते हैं? आपका जो तिब है वो क्या कहता है और कौन कौन सी डाइट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को तर्क करना चाहिए? मेरे पास जो पेशेंट गुर्दों के आ रहे हैं मैं उनको कहता हूँ कि जी वो सब्जियों में कद्दू है, टिंडा है, घिया तोरी है, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, भिंडी तोरी, उसके बाद मूंगी की दाल छिलके वाली,
छिलके वाली धुली हुई नहीं लेनी और उसको ज़रा पतला बनाना है। काले चने शोरबे वाले बना के उसका सिर्फ शोरबा इनटेक करना है। सुरख मिर्च नहीं डालनी, टमाटर नहीं डालना, लौंग और बड़ी इलायची नहीं डालनी, बाकी हंडिया में जितने मसाले हैं बाकी सारे डालने। उसके बाद जो है इनके लिए बकरे की गोश्त की यखनी बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पे जिनके प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल रही है तो प्रोटीन की उतनी कमी हो रही है। उसके बाद इनके लिए कद्दू का मिल्क शेक बहुत अच्छा है। पिस्ता, ड्राई फ्रूट के अंदर पिस्ता 7 दाने सुबह निहार मुंह खाली पेट और 7 दाने रात को सोते वक्त इनके लिए बहुत अच्छा है। और गरम गरम पानी में शहद डालकर इनके लिए नीम गरम पीना बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डायलिसिस पे हैं, यानी हेमोडायलिसिस, जो गुर्दे वाश करवा रहे हैं, वो बेसिकली गुर्दे वाश नहीं हो रहे होते, बेसिकली वो ब्लड वाश हो रहा होता है जो हम डायलिसिस मशीनों पर जाके लेटते हैं। तो गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो मेरी रिसर्च में और जो मैं पेशेंट्स अपनों को करता हूँ वो ये है कि एक मिट्टी का घड़ा लें, उसके अंदर पानी उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी डाल लें और उसके अंदर आपने 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौखार, ये 2 चीज़ें पंसारी से मिलेंगी, वो डाल लीजिए। और अंगूर के पत्ते आपको मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ जगहों पे आपको अंगूर की बेल लगी हुई मिल जाती है, आप उनसे पत्ते पूछ लें और वहाँ से आपने 1 पाव पत्ते लेने अंगूर के, उनको तोड़ के साफ़ करके धो के अच्छी तरह उसके बाद गड़े में डाल दें, उसको हिला के मिक्स करके उसको 6 घंटे के लिए रख दें। 6 घंटे के बाद आप वही पानी जो है वो मरीज़ पीना शुरू करे जिसके डायलिसिस हो रहे हैं या जिनके डायलिसिस डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिए हुए हैं कि आप डायलिसिस करवाओ। तो वो अपने गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका मैंने आपको दे दिया कि वो जब भी पानी पिएगा तो घड़े में से ही निकाल के पिएगा और जितना घड़े में से निकालेगा उतना पानी और डालता रहेगा। आजकल सर्दी शुरू हो रही है, 4-5 दिन, फिर आगे जाके 8-10 दिन 12 दिन तक वो पानी आपके इस्तेमाल में रहेगा, सही रहेगा। जब उसमें बैड स्मेल पैदा हो तो आप वो पानी चेंज कर लें नई चीजों के साथ। ये बताएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि रोटी के साथ बोटी नहीं खानी चाहिए, ये भी हिकमत की बात बता रही हूँ, किसी से सुना था, तो आप क्या समझते हैं ये बात दुरुस्त है? देखें, अगर शोरबे वाला सालन बने तो फिर सब कुछ ठीक है, फिर बोटी भी ठीक है और शोरबा भी ठीक है, लेकिन बोटी उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है जब हम उसको कढ़ाई टाइप या भुना हुआ या बारबेक्यू टाइप करते हैं तो जो उसके अंदर प्रोटीन होती है गोश्त के अंदर वो उसी के अंदर रह जाती है और वो पूरी तरह से उसमें से बाहर नहीं निकलती, तो अंदर वो उसके रह जाएगी और बर्न हो जाएगी यानी जल जाएगी। तो बर्न किस्म की प्रोटीन जब हम इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो कार्बन हमारी हड्डियों तक को फिर कमज़ोर करता है, तो इसलिए वहाँ तक आ जाता है। अगर आपने कभी इसको भुना हुआ खाना हो गोश्त को तो आप इसमें कद्दू डाल लें, आप इसमें टींडे डाल लें, आप इसमें शलजम डाल लें, आप इसमें पेठा कद्दू डाल लें, तो वो उसका बैलेंस कर देता है। या कभी कभार चले, हो सकता है कि 2-4 महीने के बाद 1-आध दफ़ा आप अगर इस तरह करें, लेकिन लोग इस वक्त ज़्यादातर कढ़ाई पे और उसके बाद बारबेक्यू पे और उसके बाद कोरमा पे लगे हुए हैं। इसको शोरबे वाला बनाना है। शोरबे वाला बनाएंगे तो अच्छी प्रोटीन आपके लिए उसमें से निकलेगी और शोरबा आपको पता है देर तक पकता रहता है, आपके तो सारे कुकिंग है, आपके तो फील्ड है, तो देर तक वो शोरबा पकता रहता है और उसमें से वो प्रोटीन उसमें से बाहर निकलती रहती है और वही हमारे लिए फायदेमंद, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। यस, और अगर वो फिर आप बोटी खाएं या ना खाएं, उस बोटी में फिर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि प्रोटीन तो सारी निकल के शोरबे में आ चुकी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि शुगर के पेशेंट्स के लिए आप क्या दवाई रेकमेंड करते हैं या कोई ऐसी रेमेडी आप बताना चाह रहे हैं जो लोग शुगर में मुब्तला हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि वो शुगर की 3 किस्में हैं। एक मरीज़ वो है जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, एक शुगर का मरीज़ वो है जिसके सिर्फ ब्लड में आ रही है और एक तीसरा मरीज़ वो है जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है। ये जो डॉक्टर्स का कहना है कि टाइप 1 और टाइप 2 होती है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ आप ये देख लें कि किसी को पहले इंसुलिन पे लगा दिया टाइप 1 कह दिया, किसी को डायरेक्ट गोलियों पे लगा दिया टाइप 2 कह दिया, लेकिन आगे चल के कुछ अरसा के बाद जिसको आपने टाइप 1 कह के इंसुलिन पे लगाया वो साथ गोलियां भी खा रहा होता है, यानी टाइप 2 वाली गोलियां भी खा रहा होता है, और जिसको टाइप 2 कह के गोलियों पे लगाया वो कुछ अरसा के बाद टाइप 1 की इंसुलिन भी लगा रहा होता है। तो ये सिर्फ कंट्रोल करने के चक्कर है उनके, और कुछ भी वहां नहीं है, तो उस पोजीशन से भी देखना है। दूसरी बात यह है कि इन 3 किस्मों का प्रॉपर तिब के अंदर इलाज है, लेकिन वो किसी नेचुरोपैथ को या नेचुरोपैथिक डॉक्टर को या किसी तबीब को मिले तो वो करेगा, वो करना जानता है। हाँ, इसके लिए एक रेमेडी जो है बहुत अच्छी, वो ये है कि आप दालचीनी ले लें, दालचीनी को कूट कर उसको पीस कर पाउडर बना लें अच्छी तरह, और 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर सुबह निहार मुंह और 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर जो है वो रात को सोते वक्त जो है आप ये 2 टाइम पे 1/2 टीस्पून जो है वह पाउडर इनटेक करें, और उसके बाद नीम गर्म पानी लें या आप अदरक जीरा और पुदीना का कावा के साथ आप इसको इनटेक करें। चीनी छोड़ दें, मैदा छोड़ दें, सफ़ेद आटा छोड़ दें, गंदम छोड़ दें, और ये जो मल्टीग्रेन आटाज हैं इससे भी बाहर निकल आए। मल्टीग्रेन भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो
जैसे ड्रग रिएक्शन होता है ना, फूड रिएक्शन भी चीजें होती हैं। ठीक है। तो मल्टीग्रेन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो एक बिजनेस आया और लोगों ने उसको अपना एक बिजनेस चमका लिया। अगर मल्टीग्रेन कोई चीज होती या हो सकती इंसान के लिए अच्छी होती, तो फिर मेरे अल्लाह ने जितने बीज सीड्स इतना कुछ पैदा किया है, वो रब्बुल आलमीन एक मल्टीग्रेन बीज नहीं बना सकता था? बना सकता था। तो बिजनेस से बाहर आए लोगों के बेसिक कली है कि गंदम छोड़ दी जाए, चावल छोड़ दी जाए, आप जौ की रोटी पे चले जाएं। हमें वो जौ जो आका अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा पसंदीदा फेवरेट, जौ का दलिया, जौ का आटा, जौ की रोटी, गंदम की रोटी आप सल्लम कभी कभार खाई, लेकिन ये वो गंदम अब नहीं रही है। जीएमओ फूड और इसके अंदर बेशुमार मसाइल आ चुके हुए हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए इस गंदम को छोड़कर हमें जौ की तरफ जाना पड़ेगा, जौ का आटा, जौ की रोटी, और सुबह शाम 2 टाइम पे खाने को आए, और शाम को मगरब तक या मगरब से पहले 5 बजे तक खा लें, 6 बजे तक खा लें, हद मगरब की अजान तक या उसके 15-20 मिनट तक, अंधेरा होने के बाद खाना छोड़ दीजिए। आपके मसाइल बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगे और बीमारियों से बचे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है हकीम जमील मेहरवी, माहिर ग़िज़ाई तो तिब, जिनका कहना था कि कंप्लीट लाइफस्टाइल और बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए बैक टू द नेचर जाना ज़रूरी है, और दवाइयों से परहेज़ करें और नेचर के करीब जाएं, नेचर से देखें कौन सी चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है। और ऐसे बहुत सी रेमेडीज़ जो है मिलती हैं, ऐसे बहुत से नुस्खे उन्होंने भी बताए हैं जिन पे अमल दरामद करके आप जो है अपनी आप को सेहतमंद कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको आज का शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी लाता है। तो मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।